भारत आगे जाएगा ये निश्चित है। और भारत को विश्व को कुछ देना है। भारत का जो विकास है वो विकास केवल भारत को आगे जाने के लिए नहीं है। आज दुनिया में हम विकसित देशों की हालत देखते हैं तो विकास इस प्रकार से हुआ है कि उसके साथ विनाश भी आ गया। सब देश ऐसा सोच रहे हैं कि भौतिक विकास तो हमने कर लिया, लेकिन कहीं पर हम चूक गए, क्योंकि सारा विकास होता है सुख के लिए। मनुष्य को सुख चाहिए, सृष्टि में सबको सुख चाहिए। विज्ञान भी क्यों जानना चाहते हम लोग? यहां से सूरज कितने दूर पर है ये मैंने नहीं जाना तो मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मनुष्य ऐसा विचार नहीं करता, उसको जानने की तृष्णा है और उस ज्ञान के आधार पर वो अपने जीवन को सुखी करना चाहता है, इसलिए उसको जानना है। तो सुख की कल्पना क्या है, इस पर विकास की दिशा निर्धारित होती है। अभी तक पिछले 2000 वर्षों से जिन प्रणालियों का प्रभाव दुनिया में रहा है उसमें यह माना गया कि सुख केवल भौतिक है, क्योंकि हम दुनिया का अध्ययन करते हैं, दुनिया के पशु पक्षियों को देखते हैं तो यही ध्यान में आता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, यही सुख की कल्पना है। जानवरों के लिए ठीक है, वो जन्म लेते हैं, उनको ज्ञान लालसा रहती नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं है। और इसलिए मरते दम तक जीना है। मरते दम तक जीना है तो जीने की आवश्यकताएं पूरी करनी है। एक दिन मर जाना है, क्यों जन्मे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कोई चिंता नहीं है। सुख दुख तात्कालिक है और भौतिक है। कोई जानवर निराश होकर आत्महत्या नहीं करता, आत्महत्या केवल मनुष्य करता है, क्योंकि जानवर को निराशा नहीं होती। जो होती है वो तात्कालिक होती है और भौतिक होती है। मनुष्य का भी विकास इसी पैमाने पर नापा गया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक बुद्धि ज्यादा है मनुष्य में। शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है। बुद्धि भी ब्रेन में चलने वाले रासायनिक क्रियाओं का प्रोडक्ट है और मन दुनिया के अनुभव से हम जो गांठ बांध लेते हैं उसको मन कहते हैं। और इसलिए पशुओं को जैसा ही हम भी अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करें तो विकास पूरा हो गया। एक दूसरे दिशा का विचार है कि भौतिक जगत सहित अपना शरीर ये टेम्पररी है, वो मरते रहता है, बदलते रहता है। तो जो शाश्वत है केवल उसी पर चलो, दूसरा कुछ मत देखो। लेकिन ऐसे से मनुष्य रहता ही नहीं। मनुष्य को खाना है, मनुष्य को रहना है घर में, मनुष्य को सारा समाज चलना है, तो ये सारी बातें चाहिए। परंतु विकास की कल्पना भारत के बाहर के चिंतन में हमेशा इन दो सिरों के विचार के बीच में लटकती रही, घूमती रही।
हमारे यहां हमारी दृष्टि अलग है। हमने ये समझा कि सृष्टि दोनों बातों से चलती है। भौतिक जगत का हम अनुभव लेते हैं, अपने ज्ञानेंद्रिय सब बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया का अनुभव होता है। अनुभव होता है तो वो है, वो मिथ्या है यानी असत्य नहीं है। मिथ्या इज रिलेटिव ट्रुथ। कुछ दूर तक वो भी सत्य, उसमें से जाना पड़ता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चाहिए, उसमें आराम चाहिए, कष्ट कम करने चाहिए, परंतु यहां रुकना नहीं चाहिए। वास्तव में सुख चाहिए तो दो बातें हैं। सुख अपने अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, मानने पर होता है। एक रसगुल्ला खाएंगे सुखी होंगे, 25 खाएंगे तो अधिक सुखी होंगे, 50 खाने वाले भी है, 100 खाने वाले भी है, परंतु कभी न कभी ये स्थिति आती है कि फिर से रसगुल्ला सामने लाया तो उल्टी होने जैसी भावना होती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है। ये हमारे अंदर जिसको सुख होता है वो कोने खोजो तो सुख का सोर्स ही मिल जाएगा, क्योंकि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। और दूसरी बात है, सुख अकेले का संभव नहीं है। मैं अकेला सुखी हो नहीं सकता। मान लीजिए दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ गई, मेरी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई, मैं अकेला सुखी हो भी गया तो भी बाकी दुनिया मुझे सुख से जीने नहीं देगी, क्योंकि बाकी दुनिया है, मैं अकेला जी नहीं सकता। मुझे परिवार चाहिए, मुझे अपने रिश्ते नाते चाहिए, मुझे पेड़ पौधों को भी आदत हो जाती है। सुखी होने के बाद भी मैं जू में जाके प्राणी देखता हूं या जंगल में जाके उनको उनकी प्राकृतिक अवस्था में, ये सब चाहिए मुझे। ये सब जब तक सुखी नहीं होता तब तक मैं सुखी नहीं होता। इसलिए एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही, बड़ी महत्व की बात है, विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग तैयार हो, सुखी लोगों का और दुखी लोगों का, हैव्स और हैव नॉट। ये गलत विकास है। विकास ऐसा होना चाहिए, मनुष्य की क्षमताओं में फर्क रहता है, इसलिए अपने पराक्रम से कौन कितना पाता है इसमें अंतर रहेगा, लेकिन ये अंतर कम से कम रहे। वो अंतर मनुष्य को जो अवसर मिलता है उसमें अंतर है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो साधन उपलब्ध है उसमें कम ज्यादा है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार कम ज्यादा हुआ तो मनुष्य को भी दुख नहीं होता, लेकिन समान क्षमता वाले एक को उपलब्ध है, दूसरे को नहीं है, इससे दुख उत्पन्न होता है, वैर उत्पन्न होता है, और फिर बैरी एक दूसरे को सुख से जीने नहीं देते। और इसलिए विकास की भारतीय अवधारणा वो कहती है दोनों जानो। अब विचार जो किया वो अगर अधूरे दृष्टि पर किया तो अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि मेरा ही अस्तित्व है और तो कोई है नहीं, मुझे ही जीना है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो स्ट्रगल तो है, हमारा सबसे झगड़ा है, क्योंकि स्पर्धा है, और इसलिए सबसे बलवान बन के मुझे आगे जाना पड़ेगा। मेरे उपयोगी होंगे उनको मैं रख लूंगा, मेरे लिए अनुपयोगी है उनको छोड़ दूंगा, उनका विचार नहीं करूंगा, और विरोधी है उनको समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे सुखी होना है। और सुख के बारे में ये शाश्वत है, मैं अकेला सुखी हो नहीं सकता, मुझे सुखी होना है तो सबको सुखी होना पड़ेगा। वो इस अधूरी दृष्टि में आता नहीं। उसकी सबसे लंबी छलांग क्या है?
मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल। लेकिन ऐसा विचार करके ये विकास नहीं हो सकेगा, उसके साथ विनाश आएगा। दृष्टि चाहिए सर्वे पे सुखिनः सन्तु। और इसलिए विज्ञान का विचार ये केवल अर्थ काम का विचार नहीं हो सकता। जो अर्थशास्त्र की विदेशी व्याख्या है वो बताती है कि मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। तो इनको बैलेंस कैसे करना, इसका शास्त्र अर्थशास्त्र है। कम साधनों में मैं अधिक से अधिक कैसे पाऊं। विकास की भारतीय अवधारणा क्या है? अर्थशास्त्र की व्याख्या चाणक्य ने की है कि प्रजा का योगक्षेम जिससे चलता है वो शास्त्र अर्थशास्त्र है। प्रजा यानी जिसने जन्म लिया, जो हुआ। प्रजा हम है, सब मनुष्य है, जीव जंतु भी प्रजा है, पेड़ पौधे भी प्रजा है, सब कुछ हुआ है। पानी भी प्रजा है, मिट्टी भी प्रजा है। केवल चैतन्यधारी जीव नहीं, तो जितना जड़ वो भी बना है। और ये बना है तो उसका प्रयोजन है। ये ठीक चलेगा तो हम ठीक चलेंगे। तो ये सब एक साथ ठीक चले, ये कैसा हो? इसलिए विकास में भौतिक विकास का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन इस ज्ञान के आधार पर जो विकास मैं करूंगा वो केवल मेरा ना हो, सबका हो मेरे साथ साथ। मेरा भी हो, मेरा विकास नहीं हुआ तो चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन मेरे साथ सबका विकास हो। इसलिए मैं अपने विकास में कुछ मर्यादा रखता हूं, अपने विकास में कुछ संतुलन भी रखता हूं। उसको कहते धर्म। हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है। धर्म यानी पूजा खान पान नहीं, वो छोटी बातें हैं। धर्म यानी जिससे धारणा होती है इहलोक में भी परलोक में भी सुख मिलता है। सबके स्वभाव को जानकर उनका कर्तव्य निर्धारित करते हुए सब सुखी हो, ऐसी जो व्यवस्था है उसका अनुशासन, उसका संतुलन, उसके लिए कर्तव्य का निर्धारण ही धर्म है। हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है। अब ये बात जब मैं कहता हूं तो बहुत लोग मानते हैं कि ये तो विरोधी बात हो गई ना, विज्ञान और धर्म का क्या संबंध है। पहला कारण इसका यह है कि वो धर्म को रिलीजन समझते। धर्म इज रिलीजन नहीं है। धर्म है सृष्टि चलने का शास्त्र है, सृष्टि चलने का नियम है। वो आप मानो न मानो वो है, वो कोई भी उससे अलग हो नहीं सकता, उसी के आधार पर चलता है। उसमें गड़बड़ होती है तब विनाश होता है। उसको पहचान के चलना। परंतु विज्ञान में धर्म का स्थान नहीं, क्योंकि यह माना गया है कि धर्म में विज्ञान का स्थान नहीं। अब ये जो फंडामेंटल है यही गलत है। विज्ञान और धर्म या अध्यात्म, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। रास्ते अलग अलग है, लेकिन गंतव्य तो एक ही है, जानना। सत्य को जानने वाली बात है। भौतिकता की मर्यादा में विज्ञान को हमने जकड़ दिया, वरना विज्ञान भी वहीं जाता। आप देखिए अभी जो प्रगत विज्ञान है वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है कि नहीं? और वो कहता है, नोएटिक साइंस नाम का नया नाम आजकल हम सुन रहे हैं। जो हम पढ़ रहे थे साइंस कॉलेज में तब हमने नहीं सुना था। वो कॉन्शियसनेस स्टडी है। वो स्टडी कहता है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकल, इट इज यूनिवर्सल। दुनिया भर में जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है।
अब सर्वम खल्विदम ब्रह्मम और इसमें क्या फर्क है? ब्रह्म भी बोध ही है, प्रज्ञानम ब्रह्मम। अगर प्रज्ञानम ब्रह्मम है तो कॉन्शियसनेस और प्रज्ञान समानार्थी शब्द है। विज्ञान भी उधर आ रहा है, तो फर्क कहां है? फर्क केवल मेथोडोलॉजी में है। विज्ञान की पद्धति है बाहर देखो, प्रयोग करो, प्रतीति लो और अनुभव के आधार पर तथ्य पक्का करो। आपको एक अनुभव आया उससे नहीं होगा, सबको वो अनुभव आना चाहिए और कभी भी वही अनुभव आना चाहिए। जो आप कर रहे हो, अनुभव आ गया उसके कारण, वो करके दूसरों को भी वो अनुभव आना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, तभी उसको सत्य मानो। अध्यात्म क्या कहता है? यही कहता है, बिना प्रतीति के बात मत करो, केवल हाँ में हाँ मत मिलाओ, अनुभव करो और जो अनुभव तुमको आता है वो सबको आ सकना चाहिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप बातें कर रहे हो भगवान की, भगवान आपने देखा है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखा है, देख रहा हूं, तुमसे ज्यादा स्पष्ट दिखता है, मैं बात भी करता हूं उससे, और तुम अगर चाहते हो तो मैंने बताए हुए रास्ते पर चलो, तुमको भी दिखेगा और तुम भी बात कर सकोगे। तब उनको माना। ये अध्यात्म की रीति है, विज्ञान की भी वही रीति है। विज्ञान बाहर देखता है, जड़ में संशोधन करता है, अध्यात्म सूक्ष्म में संशोधन करता है, उसमें देखता है। अध्यात्म कहता है वहां भी प्रयोग करो, प्रतीति लो। इसलिए विज्ञान के साधन भौतिक है, हम तैयार कर सकते हैं, उनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक भी जाते हैं, क्योंकि कितनी बढ़ाएंगे। 1971 में मैंने रीडर्स डाइजेस्ट का कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पढ़ा। उसमें एक आर्टिकल था द स्टारी यूनिवर्स। अब किसने लिखा मैं भूल गया, वो एक जाने माने शास्त्रज्ञ नहीं थे, मेडिसिन के क्षेत्र में थे। उन्होंने वो लेख, नहीं फिजिक्स में क्षेत्र में थे, उन्होंने वो कहा है लेख में कि हमारे साधन अब अधूरे हो गए, क्योंकि हमारी दूरबीन से हम बड़े से आकाश गंगाओं का पता लगा लिया, लेकिन वो हमको बताता है कि अभी जो हम देख रहे हैं आकाश गंगा को, वो मान लीजिए 200 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो इतनी पुरानी जानकारी है। अभी वहाँ क्या है हमको नहीं, वो 200 लाख वर्षों के बाद आपको पता चलेगा। तो ज्ञान वहाँ नहीं पहुँच सकता, अप टू डेट नॉलेज नहीं मिलता, उसके आधार पर तय नहीं कर सकते कोई, क्योंकि अभी दिख रहा है वो पुराना है, अभी क्या होगा पता नहीं। और छोटी सी छोटी बात कणों में चले गए, कणों को भी विभाजित कर दिया। अब ये हो गया कि कण है कि ऊर्जा है, ये भी मुश्किल है, और देखने जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो माइक्रोस्कोप भी हमारा फेल हो गया। अब अगर हमको देखना है, जानना है, तो प्रकाश से ज्यादा गति वाला साधन चाहिए, जो भौतिक दुनिया में हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हमारी भौतिक दुनिया में इतना ज़्यादा स्पीड हो गया तो साधन है वो टूट जाएगा, हम बिखर जाएंगे पार्टिकल्स में। इसलिए उसने कहा कि अब हमको एक साधन का उपयोग करना चाहिए, वो साधन है मनुष्य का मन। उसका वेग प्रकाश की गति से ज़्यादा है, और इसका अध्ययन पूर्व में ज़्यादा हुआ है, विशेषकर भारत में जाकर हम लोगों को नाम उसने लिए है, अमेरिकन लेखक ने। पातंजल योग सूत्र और योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और आज हो भी रहा है। तो इसलिए अध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों विज्ञान ही है, यानी आज का साइंस जिसको कहते वही है। हमारे यहाँ अंदर के ज्ञान को ज्ञान कहा है, बाहर के ज्ञान को विज्ञान कहा है। इसकी विद्या है, उसकी अविद्या है, और दोनों चाहिए। एक के पीछे लगे तो अंधकार में खप जाओगे,
विज्ञान के केवल अविद्या के पीछे लगे तो अंधकार में फंसोगे, केवल विद्या के पीछे लगे तो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में फंसोगे। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते, ये उपनिषदों का आदेश है कि भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु भय को दूर करो और आध्यात्मिक जगत में गोता लगा के अमरत्व की प्राप्ति करो। ये जीवन जीने का तरीका विज्ञानाधिष्ठित हमारे यहां माना गया। जब मैं विज्ञानाधिष्ठित कहता हूं तो साइंटिफिक, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि दोनों साइंस है। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख हुआ। 2000 साल पहले हमने क्या क्या किया था, लेकिन उसको कपोल कल्पित कथा मानने वाले लोग हैं, हो ही नहीं सकता। हमारे पहले कोई नहीं जानता था, ये थियरी है, अहंकार है ना साथ में। और नितांत अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है, क्योंकि साइंस के सामने कोई क्लेम आएगा तो क्लेम सुन लिया जाएगा, क्लेम को परखा जाएगा, ठीक है तो स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट किया जाएगा। तुम क्लेम कर रहे हो वही गलत है, ये बिना प्रयोग के कहना ये साइंटिफिक नहीं है। संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते, परीक्षा करने के बाद अच्छे लोग स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बिना परीक्षा किए चला। हमारे देश में जो राज्य करने वाले बाहर के लोग थे, उनको लगा कि इस देश के गौरव को अगर इनके पास आने दिया तो लोग फिर से हमको निकाल देंगे, तो इनको सदा आत्महीन बना के रखना चाहिए ताकि इनका कोई गौरव स्वाभिमान न हो। और इसलिए हमको उन्होंने यही बताया कि तुम्हारे पूर्वज नितांत अनपढ़ लोग थे, कुछ नहीं जानते थे। तुम्हारे वेद उपनिषद जो सारा प्राचीन तुम्हारा ज्ञान भांडार है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषद तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमा त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा, ये जो ज्ञान निधि है वो तुम्हारा ज्ञान निधि नहीं है, वो भांग की नशे में तुम्हारे लोग बड़बड़ाए उसको ही लिख के रखा है। तुम्हारे सारे ग्रंथों में को एक तरफ रखा और हमारी लाइब्रेरी का एक पुस्तक सामने लाया तो वो बहुत कम है, हल्का है। इस अहंकार के साथ हमको ये पढ़ाया गया कि है नहीं कुछ। लेकिन अब सोच रहे हैं बहुत कुछ है, मिलता है, तो कैसे खो जाओगा? तो एक मेथड है, पाया है और वो सत्य। आज के विज्ञान के निकषों पर भी वो सत्य है, अनुभव पर तो परंपरा से सत्य ही चल रहा है। तो मेथड से दो, लेकिन ये हमको पता नहीं था। ये विज्ञान आज का होता है, किनके पास होता है? ज्ञानी लोगों के पास होता है ना। कोई गोली आप खा रहे हैं, वो क्या है, कैसी है, उसके परिणाम क्या है, कैसी बनती है वगैरह, ये ज्ञान आपके पास नहीं है। और वो ज्ञान बदलते रहता है। घी खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घी बंद कर रहे थे। अब आ गया कि गाय का घी खाने से ठीक होता है और देशी गाय का खाने से ठीक होता है। कहीं आ गया, यूट्यूब पर आ गया, हमने पढ़ लिया, तुरंत हमने घी शुरू कर दिया। कितने ही बातों में ऐसा ही चल रहा है। तो एक तरह से आंख मूंद के हम विज्ञान दृष्टि से परीक्षण करके नहीं, अंधश्रद्धा पर चल रहे हैं। जैसे पुराने परंपरा में अंधश्रद्धा रूढ़ियां है, उन पर चलते, वैसे ही इधर भी चल रहे हैं। क्योंकि ये विज्ञान पहुंचा नहीं। अपने देश में उसका एक कारण भाषा भी है, पराई भाषा में विज्ञान है, सब तक पहुंचना मुश्किल है। और पहुंचा ही नहीं। अब हमारा जो ज्ञान है हमारी परंपरा का, उसके ये डिटेल्स नहीं, लेकिन उसका व्यावहारिक उपयोग करना नहीं करना, कैसे करना, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति कर सके, इतना ध्यान झोपड़ी तक भी पहुंचा है।
इसीलिए दादी या नानी पोते को कहती है, भैया सूर्यास्त हो गया, पेड़ को हाथ मत लगा, पेड़ सोते हैं। अब वो अगर आज की पीढ़ी का होगा और दादी को पूछेगा कि सबूत दो, तो दादी कुछ नहीं बता सकेगी, लेकिन उनको पता है कि ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, पेड़ भी सोते हैं। ये कोई जगदीश चंद्र बसु जी ने पहली बार बताया ऐसा नहीं है, हमारी परंपरा में ऐसी कितनी ही बातें हैं। और इसलिए आज आवश्यकता है कि आधुनिक विज्ञान में जो कुछ लेने लायक है, और बहुत कुछ है, क्योंकि 3 फैक्टर्स हमारे पास भी थे, उनके पास भी थे, एक फैक्टर केवल हमारे पास है, उनके पास नहीं है। तो बाकी 3 फैक्टर्स के आधार पर जो जानना है वो तो उन्होंने जाना ही है, और हम बीच में रुक गए। आक्रमण जब शुरू हो गए तब हमारा अनुसंधान रुक गया, रिसर्च रुक गया, विज्ञान को ध्यान देने की हमको फुर्सत ही नहीं मिली, जान को बचाने में हम लग गए। तो दुनिया उस अवधि में बहुत आगे चली गई, तो वहां से हमको सीखना ही पड़ेगा। परंतु सीखते समय ये विवेक भी करना पड़ेगा कि ज्ञान उनके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करना इसकी बुद्धि हमारे पास है, उनके पास नहीं है। और इसलिए ज्ञान सर्वसामान्यों को कौन सा देना, कैसे पहुंचाना, इसका भी विचार करना पड़ेगा उस आधार पर। और उनके ज्ञान में जो अधूरापन है उसको पूरक करने वाला अपना ज्ञान भी, क्योंकि विस्मृति का कालखंड बढ़ा है, अनुसंधान करके प्रमाणित करके जो प्रमाणित होता है वही वापस लाना पड़ेगा। विज्ञान भारती का यही काम है। एक तो ये जो अंधश्रद्धा हुई है कि भाई अमुक मेथोडोलॉजी से अमुक इसमें आता है वही ठीक है, दूसरी मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती, इस अंधश्रद्धा को दूर करना। ऐसा कहते हैं कि एक बैरोमीटर ऊपर के मंजिल पर पहुंचा दो, ऐसा स्टूडेंट को कहा। तो स्टूडेंट ने शिक्षक को कहा कि मैं चाहे जैसा पहुंचा दूं, क्या आप मुझे बताएंगे कैसे पहुंचाना है? मुझे क्या मतलब है, ऊपर जाने की सीढ़ी है, वहां से तुम जाओगे दे दोगे, ये बताने की आवश्यकता है? बोले नहीं, ये भी हो सकता है कि मैं अपने मित्र को बुलाऊं, वो गैलरी में खड़ा होगा, मैं नीचे से फेंक दूं, वो झेल लेगा, या वो एक रस्सी नीचे छोड़ेगा, मैं बैरोमीटर को बांधूं, वो खींच लेगा ऊपर। बैरोमीटर ऊपर पहुंचाने के तरीके तो बहुत है, अब उसकी बात सही है कि नहीं, ये हो सकता है। लेकिन शिक्षक पढ़े थे टेक्स्ट बुक में, तो उसमें तो एक ही तरीका दिया था, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना, दूसरा सोचने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अनेक तरीके होते हैं, सबको परखना चाहिए, सबके आधार पर जिसको ज्ञान कहा जाता है उसको परखना चाहिए, और परीक्षा में जो ठीक निकलता है उसको ज्ञान के नाते स्वीकार करना चाहिए, अहंकार करने का कारण नहीं। ये बात लाना है, और ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। इसलिए जिसको जो भाषा आती है उसको उस भाषा में ज्ञान उपलब्ध हो। दुनिया की कोई एक ही भाषा सब लोग सीख लेंगे, ये संभव नहीं है। प्रत्येक की मातृभाषा अलग है, और मातृभाषा में ग्रहण करने की आदत लगने के कारण शिक्षा शास्त्र ये बताता है कि मातृभाषा में जो पढ़ाई की जाती है वो मनुष्य को ठीक बनाती है, वो जल्दी पहुंचती है। फिनलैंड माना जाता है शिक्षा में सबसे बड़ा देश, तो फिनलैंड में यही, फिनलैंड देश बहुत बड़ा है, जमीन बहुत है, लोग कम है, इसलिए चारों ओर के देशों से, उस देश से निकलकर लोग वहां जाकर बसते हैं, उनको स्वीकारा जाता है। उनकी शिक्षा पद्धति में ऐसा है कि 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होती है, अन्य अन्य देशों के लोग वहां की मातृभाषा लेकर आते, उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है 8वीं तक। उसके लिए एक यूनिवर्सिटी शिक्षकों की उन्होंने बनाई, उसी में से शिक्षक बाहर आएंगे। इतना मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व आज भी है। बुद्धि का विकास उससे ठीक होता है, ग्रहण क्षमता उससे ठीक बनती है।
और हमारे लिए महत्व की बात है कि धर्म का भाव उसके कारण ही आता है। भाषा में भाव होता है और जहां की जो विशेषता है वो उसी भाषा में पता चलती है। धर्म हमारी विशेषता है, भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द है, अन्य भाषाओं में है नहीं। और इसलिए भारत की भाषाओं में इस विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रबंध करना और उसके आधार पर विकास की जो हम कल्पना करेंगे उसमें इस दृष्टि को ध्यान में रखना। आजकल उसमें चर्चा होती है, पर्यावरण के बारे में चिंता होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, परंतु मूल तो यहां है कि हमने यही मान लिया कि सारा जगत अलग अलग है, इसलिए एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंडर मोस्ट। भूत लगा 10 लोगों के पीछे तो मिलकर सामना किया नहीं, वो भाग गए, भागते भागते कहा कि भाई अब अपना अपना संभाल लो, पीछे रहेगा उसको भूत खाएगा। अब 10 लोग आगे और पीछे भूत, ये चला तो कोई ना कोई तो पीछे रहेगा ही, एक एक को खाते चला गया, 10वें को खा गया तो 9वां पीछे हो गया, उसको खा गया 8वां, ऐसा करते करते सबको खा लिया। दुनिया ऐसे नहीं जीत, दुनिया में सब लोग मिलकर रहते हैं क्योंकि सब जुड़े हैं। एग्जिस्टेंस यूनिफाइड, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, उसके आधार पर ही धर्म है, वो सत्य है जीवन का। और इसलिए सब रिलेटेड है, तो सब रिलेटेड है ये जानकर सबके लिए विकास होना चाहिए। माता बच्चे सहित बैठी है और भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ऐसा कहती है, तो पूछते हैं लोग कि आपके लिए तो रोटी वगैरह सब है, बच्चे के लिए दूध लाना क्या, दांत नहीं है उसके। ऐसे हम सब लोग साथ रहते हैं, हमारे लिए ये चाहिए लेकिन उसके लिए ये चाहिए, वो है कि नहीं। ऐसे परस्पर चिंता, व्यक्ति को समाज की चिंता, व्यक्ति और समाज को मिलकर सृष्टि की चिंता, ऐसी चिंता करते हुए भौतिक आधार पर ही पूरे विश्व का एक सुसंपन्न जीवन विज्ञान निर्माण करने वाली विज्ञान दृष्टि, और आध्यात्मिक आधार पर सबका विचार करके हमको आगे बढ़ना है। इसलिए साइंस बिल्कुल ठीक है, एथिक्स भी चाहिए, चाहे जैसे नहीं भाई। 4 छात्र गए आश्रम से पूरी विद्या करके, जंगल में से जा रहे थे, एक मरा हुआ कंकाल स्केलेटन दिखा, तो एक ने कहा कि मैंने एनाटॉमी पढ़ी गुरु के पास, मैं जानता हूं ये सिंह का कंकाल है। तो दूसरे ने कहा कि कंकाल देख के मैं कह सकता हूं कि वो भूख से मरा है। तीसरे ने कहा तुम ऐसे ही मरने के बाद पोस्टमार्टम करने से क्या फायदा, मैं तो इसको जिंदा कर सकता हूं, अभी दिखाता हूं। तो चौथे ने कहा ऐसा मत करो, वो मरने भूखा मरा है, जिंदा होगा तो खाएगा पहले अपने को। उसने नहीं, आप सबने विद्या दिखाई तो मैं, तो बोले फिर ठहरो, मैं अपनी विद्या दिखाता हूँ। मैंने कुछ इतना नहीं सीखा, मैंने पेड़ पर चढ़ना सीखा है, और तुमने सीखा होगा तो तुम भी चढ़ जाओ। उनको नहीं आता था, ये पेड़ पर चढ़ गया, उसने शेर को जिंदा किया, शेर ने खा लिया। तो विवेक चाहिए, ज्ञान पिपासा है ठीक है, और ज्ञान को लेना भी चाहिए, परंतु ज्ञान भी किसके लिए है, क्यों है भाई, जानना भी क्यों है, सुख संतोष के लिए ही जानना है ना। और सुख संतोष तुम्हारा अकेले का नहीं है, सबका होगा तब तुम्हारा होगा। इस प्रकार से एक दृष्टि रखकर आज के विज्ञान का विचार करते हुए भारतीयों में इस वैज्ञानिक दृष्टि को उत्पन्न करना, क्योंकि पुरानी अंधश्रद्धाओं में फंसे लोगों को उनसे बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन नई अंधश्रद्धाओं में फंसे लोगों को भी उससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो भारतीयों को यह वैज्ञानिक दृष्टि देकर, क्योंकि भारतीयों के पास उनके रक्त में ये धर्म दृष्टि है, उनका किया हुआ विकास ये चलेगा। अब कितने ही ये मंदिर है, पुराने पुराने मंदिर अपने यहाँ है। अभी ऐसा हुआ है,
हाल के समय में जो सुनामी आई, तूफान आए, कई जगह ये एक्सपीरियंस है कि सब कुछ रह गया, मंदिर कायम रहे। तो ये आर्किटेक्चर है ना, और ये आर्किटेक्चर कितना विचार करके किया होगा, तब ये मंदिर खड़े रहे। 10,000 वर्षों से हमारी खेती हो रही है हमारे तरीके से, जमीन खराब नहीं हुई, अन्न विषयुक्त नहीं हुआ, कैंसर ट्रेन नहीं चली, और उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ये बाकी सारी बातें हो गई तो पंजाब से जयपुर कैंसर ट्रेन जाती है। हमारे डीएनए में ये विचार है, उसको जागरूक करना पड़ेगा, उसका बोध कराना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टि देनी पड़ेगी, तो भारत तो बड़ा होना तय है। इसलिए तय है कि वो समय की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़े हुए भारत को केवल महाशक्ति नहीं बनना है, अपने बचाव के लिए शक्ति तो चाहिए, लेकिन हमको विश्व गुरु बनना है। विश्व को इन सारी समस्याओं से राहत दिलानी है। ये काम कर सकने वाला भारत खड़ा करने के लिए, जैसे भौतिक विकास एक के बाद एक अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा, आर्थिक दृष्टि से हम शक्ति बनेंगे, सामरिक दृष्टि से शक्ति बनेंगे, ज्ञान के दृष्टि से भी हम शक्ति संपन्न होंगे, वैसे धर्म की दृष्टि लेकर स्वयं केवल शक्ति संपन्न नहीं होंगे, संपूर्ण दुनिया को नई शक्ति देंगे, नई दृष्टि देंगे, जिससे परस्पर सहयोग से सारा राष्ट्रकुल मानवता को लेकर सृष्टि के साथ मित्र होकर चलेगा और दुनिया एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी। इतने महत् कार्य की एक छोटी सी शुरुआत विज्ञान भारती है। ये जानकर आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाइए, इतनी प्रार्थना करता हूँ। और मैं कितना वैज्ञानिक हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों सामने भाषण करने को कहा तो किया, उसको उसमें जो ठीक है वो स्वीकार कीजिए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे 4 शब्द समाप्त।